नमस्कार दोस्तों, मैं नितेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल स्पोकन इंग्लिश 365 पर। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए ग्रामर का एक टॉपिक जिसका नाम है केस। ये जो टॉपिक है वो नाउन का ही है। नाउन में 3 टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं, नंबर, जेंडर और केस। तो ये थर्ड टॉपिक है आपका केस। सो केस कितने तरह के होते हैं? केस इज ऑफ थ्री काइंड्स। केस जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला होता है नॉमिनेटिव केस, सेकेंड होता है ऑब्जेक्टिव केस, और जो थर्ड होता है उसका नाम होता है पॉजेसिव केस। तो हम स्टार्ट करते हैं नॉमिनेटिव केस क्या है। नॉमिनेटिव केस के बारे में पढ़ते हैं। मैंने आप जब भी वेन एवर यू वॉन्ट टू फॉर्म ए सेंटेंस इन इंग्लिश, जब कभी भी आप इंग्लिश में सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले किसके बारे में सोचेंगे? वर्ब के बारे में। वर्ब के अकॉर्डिंग क्या लाना है आपको? सब्जेक्ट लाना है, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर नथिंग बट ओनली द नेम्स ऑफ पोजिशंस। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं होते, सिर्फ पोजिशंस के नाम हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कोई शब्द नहीं है। दे आर नॉट वर्ड्स, दे आर नॉट पार्ट्स ऑफ स्पीच, दे आर ओनली नेम्स ऑफ पोजिशन। वो पोजिशंस के नाम हैं, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि राम सब्जेक्ट है, ठीक। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि राम इज़ अ वर्ड। राम एक वर्ड है, सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट तो सिर्फ एक पोजिशंस का नाम है। द पोजिशन बिफोर वर्ब इज कॉल्ड सब्जेक्ट। वर्ब के पहले की पोजिशन को हम सब्जेक्ट कहते हैं। द पोजिशन आफ्टर वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद की पोजिशन को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। द पोजिशन आफ्टर प्रीपोजिशन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। और प्रीपोजिशन के बाद की जो पोजिशन होती है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। वर्ब जब नाउन व्हेन द नाउन कम्स बिफोर वर्ब, जब नाउन वर्ब के पहले आ जाता है। जब नाउन वर्ब के पहले आ रहा है और किस जगह पर आ रहा है? सब्जेक्ट के जगह पर आ रहा है, तो इसको कहते हैं कि ये जो नाउन होगा वो कौन से केस में होगा? ये जो नाउन होगा वो होगा नॉमिनेटिव केस। फिर से देख लीजिए, व्हेन द नाउन कम्स बिफोर वर्ब, यदि नाउन वर्ब के पहले आता है और किसकी जगह में आता है? सब्जेक्ट की जगह पे, तो वो कौन से केस में कहलाता है? नॉमिनेटिव केस में कहलाता है। इसी तरह जब नाउन वर्ब के बाद आता है और कहाँ पे आता है? ऑब्जेक्ट की जगह में, तो वो कौन से केस में कहलाता है? ऑब्जेक्टिव केस में कहलाता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। इसी तरह जब नाउन प्रीपोजिशन के बाद कहाँ पर आता है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर आता है, तो ये जो नाउन है वो कौन से केस में कहलाता है? ऑब्जेक्टिव केस में कहलाएगा। इसको अब हम समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से कि यहाँ पर जो है, जो प्ले शब्द है, प्ले जो वर्ड है वो क्या है? वर्ब है, ठीक है। वर्ब के पहले की जो पोजीशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट की जगह पर कौन आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। और जो भी नाउन यहाँ पर आता है वो कौन से केस में होता है? नॉमिनेटिव केस में होता है। ये यहाँ पर सचिन जो है वो क्या है? सचिन नॉमिनेटिव केस में। वर्ब के बाद की जो पोजीशन होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे कौन सा शब्द आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। तो यहाँ क्रिकेट आया, तो जो भी शब्द ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर, जो भी नाउन ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर आता है वो कौन से केस में होता है? वो होता है ऑब्जेक्टिव केस में। उसी मतलब ऑब्जेक्टिव केस। इसी तरह विद क्या है यहाँ पर? विद इज अ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या करते हैं? प्रीपोजिशन इज ए कनेक्टिंग वर्ड्स, जिनका काम होता है दो शब्दों को आपस में जोड़ना। यहाँ पर क्रिकेट किससे खेल रहे हैं अपन? बैट से। क्रिकेट और बैट को जोड़ने वाला जो शब्द है वो कौन सा है? विद है, ठीक है। तो विद क्या है यहाँ पर? विद जो है वो प्रीपोजिशन है। और ये बता रहा है कि क्रिकेट को कैसे खेल रहे हैं आप? बैट से खेल रहे हैं। तो प्रीपोजिशन के बाद की जो जगह रहती है, पोजीशन रहती है, उसका नाम क्या रहता है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट की जगह पर जो शब्द आता है वो कौन सा होता है? नाउन। और जो भी शब्द यहाँ पर आते, जो भी नाउन यहाँ पर आता है वो कौन से केस में होता है? ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि सचिन यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में है, क्रिकेट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है, और बैट यहाँ पर कौन से केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। अब इसके बाद उसका नाम है पजेसिव केस। पजेस का अर्थ क्या होता है? पजेस मतलब होता है अपने अधिकार में रखना। जैसे आपको कहना है तुम्हारे पास क्या है? व्हाट डू यू पजेस? तो आप बोलेंगे मेरे पास घर है, आई पजेस अ हाउस। मेरे पास बंगलो है, आई पजेस अ बंगलो, ठीक है। फिर आप सामने वाले अपने भाई से पूछ सकते हैं व्हाट डू यू पजेस? तो सामने वाला भाई कहेगा मेरे पास माँ है, आई पजेस मदर, ठीक है। तो जो डायलॉग है दीवार फिल्म का, उसी का मैंने यूज़ करके ये सेंटेंस समझा दिया आपको। पजेस मतलब होता है अपने अधिकार में रखना। सो व्हाट क्वालिटीज़ डू यू पजेस? जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे कंपनी जो HR होता है वो पूछता है व्हाट क्वालिटीज़ डू यू पजेस? तो आप बोलेंगे आई पजेस ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं।
हर वर्ब का एवरी वर्ब हैज़ अ नाउन फॉर्म, हर वर्ब का एक नाउन फॉर्म भी होता है। पजेस एक वर्ब है तो उसका नाउन फॉर्म होगा पजेशन, ठीक है। उसी तरह उसका एक क्वालिटी वाला फॉर्म एडजेक्टिव फॉर्म भी होता है पजेसिव। तो आप क्या कर सकते हैं, खास बात क्या है इंग्लिश की कि यू कैन से द सेम थिंग इन मोर देन वन वेज। इंग्लिश की खास बात ये कि आप एक ही चीज़ को कई तरीके से कह सकते हैं। जैसे आई सक्सीड मतलब मैं सफल हूँ, आई एम सक्सेसफुल मतलब इसका भी वही अर्थ है, और आई गेट सक्सेस इसका भी वही अर्थ है। लेकिन यहाँ पर मैंने वर्ब के मतलब एक शब्द के तीनों फॉर्म का यूज़ किया है। एक पहला सेंटेंस मैंने सक्सीड का यूज़ करके यूज़ किया, आई सक्सीड मतलब मैं सफल हूँ। आई एम सक्सेसफुल का मतलब यहाँ पर मैंने सक्सीड वर्ब का नाउन फॉर्म यूज़ किया है। फिर तीसरा जो सेंटेंस है आई एम सक्सेसफुल, यहाँ पर मैंने सक्सीड वर्ब का एडजेक्टिव फॉर्म यूज़ किया है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, इंग्लिश की खास बात यही होती है कि आप एक चीज़ को कई तरीके से कह सकते हैं। लेकिन वो कब पॉसिबल है, व्हेन यू लर्न अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ग्रामर। जब आप बेसिक सीख लेते हैं किसी भी भाषा के, तो आप सेंटेंस को किसी भी तरह से बना सकते हैं, किसी भी शब्द को कैसे भी यूज़ करके आप अपना सेंटेंस बना सकते हैं। बट इफ़ यू लर्न बाय रोट, यदि आप रटते हैं, सो लैंग्वेज को क्या आप रट सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। यू कैन नेवर लर्न बाय रोट, आप लैंग्वेज को रट नहीं सकते। यू कैन अंडरस्टैंड, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि जस्ट लाइक ए मैथ्स, ये भी एक तरह की मैथ्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा अपन ने पजेसिव जो वर्ब होती है पजेस, उसके तीन फॉर्म है, पजेस, पजेशन और पजेसिव। सो जैसे क्या होता है, जैसे मुझे कहना है कि ये घर मेरे अधिकार में है, सो मैं कहूँगा दिस हाउस इज अंडर माई पजेशन। कानून कहता है, क्या कहता है, वॉट द लॉ सेज, पजेशन इज द बेस्ट राइट, मतलब पजेशन इज बेटर देन ओनरशिप। मतलब कहने का मतलब ये कि पजेशन जो है ज़्यादा पावरफुल है ओनरशिप से। जैसे मान लीजिए मैं इस कमरे में किराए से रहता हूँ, ठीक है, तो यदि मुझे ये साबित नहीं करना है कि कौन मालिक है, मालिक जो ओनर जिसके पास ओनरशिप के राइट है उसको साबित करना है कि ये घर मेरा है, मुझे नहीं साबित करना है। मतलब पोजीशन इज़ द बेस्ट राइट, मतलब जब तक मैं यहाँ पर हूँ ये घर मेरा है, ऐसा मान के कानून चलता है। यदि आप किसी को प्रॉब्लम है, ओनर को प्रॉब्लम है, तो ओनर को अपना ओनरशिप का अधिकार साबित करना पड़ेगा। चलिए ठीक है। पजेसिव मतलब क्या होता है, जो अधिकार बताते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि मतलब जैसे किसी दो फ्रेंड्स होते हैं, तो दो फ्रेंड्स होते हैं, एक फ्रेंड की जो है, एक फ्रेंड जो रहता है उसकी दुश्मनी किसी और से है, तो वो चाहता है कि उसका जो फ्रेंड उससे बात ना करे। क्यों? क्योंकि वो ये सोचता है कि जीना सिर्फ मेरे लिए और मरना सिर्फ मेरे लिए। तो कुछ तरह इस तरह के लोग होते हैं कि भाई मेरे को मेरे लिए ही बने हो तुम, मतलब डेमोक्रेसी फॉलो नहीं करवाना चाहते, तो उसको बोलते हैं पजेसिव। तो जैसे कुछ वाइफ रहती हैं, वाइफ यदि किसी को देख के मान लीजिए थोड़ा सा मुस्कुरा भी दें, तो हस्बैंड क्या होते हैं, उनको मतलब अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे हस्बैंड के लिए जो शब्द होगा वो वाइफ क्या यूज़ करेगी, कि माई हस्बैंड इज़ वेरी पजेसिव, कि मेरे हस्बैंड बहुत पजेसिव हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसके तीनों फॉर्म का यूज़ सीखा। लेकिन हमको जो बेसिक चीज़ सीखनी है वो क्या है, हमको ये सीखना है कि पजेसिव केस है क्या, कैसे यूज़ करते हैं उसको। पजेसिव केस क्या होता है वो देख लेते हैं। पजेसिव केस का मतलब जब व्हेन यू वांट टू कनेक्ट टू नाउन, जब दो नाउन को आपस में जोड़ना हो, मतलब जब आप दो नाउन को आपस में जोड़कर एक नाउन का अधिकार दूसरे नाउन पर बताना चाहते हैं, तब आप पजेसिव केस का यूज़ करते हैं। सिंपली पजेसिव केस का मतलब होता है दो नाउन को आपस में जोड़ना, जिसमें से एक नाउन का पजेशन मतलब अधिकार दूसरे नाउन पर बताना होता है। तो अधिकार दो नाउन को आपस में जोड़ने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, अब दो नाउन को आपस में जोड़ना है तो उसके लिए आपको कोई चीज़ लगानी होगी। कोई फेविकोल तो लग नहीं सकता, तो कोई चीज़ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तो उसके लिए दो ऑप्शन है, या तो आप अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, या फिर क्या लगा सकते हैं, ऑफ लगा सकते हैं, ठीक है। अपॉस्ट्रोफी एस कहाँ लगाते हैं, यदि दोनों जुड़ने वाले नाउन में से कोई एक पर्सन हो, ठीक है, कोई एक ऐसा शब्द हो जो पर्सन के लिए यूज होता हो, तो आप क्या लगा सकते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। और पर्सन मान लीजिए नहीं है, ठीक है, दोनों में से पर्सन नहीं है, तो फिर क्या लगाएंगे, आप ऑफ लगाएंगे, ठीक है। इतना समझ। जैसे आपको कहना है यहाँ पे कि अरुण का घर, यहाँ पर अरुण है और यहाँ पे घर है, तो यहाँ पे दो नाउन है, अरुण भी नाउन है अरुण और घर भी नाउन है। सो अरुण घर किसका है, घर जो है वो अरुण का है, मतलब इस घर पर किसका अधिकार है, अरुण का। तो मैं कैसे बोलूँगा, अरुण's हाउस, ठीक है। अब मुझे कहना है आँखों का कलर, तो यहाँ पे दो शब्द हैं, कलर और आँखें। अब ये बताइए कि कलर किसका है, आँखों का। यहाँ पे जो कलर शब्द है और आँख शब्द है, आय शब्द है, आई, दोनों में कोई भी पर्सन नहीं है, तो फिर मुझे क्या लगाना होगा, ऑफ लगाना होगा। तो मैं कैसे बोलूँगा, कलर ऑफ आई। अब मुझे कहना है बुक का कवर, तो दो शब्द हैं, कवर और बुक, तो कवर किसका है, बुक का,
तो कवर पर जो अधिकार है वो किसका है, बुक का है। तो अब यहाँ पे जोड़ना है तो हम मुझे क्या लगाना होगा, अपॉस्ट्रोफी एस या ऑफ, तो मैं ऑफ लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि दोनों में से कोई भी पर्सन नहीं, तो मैं बोलूँगा कवर ऑफ बुक। इस तरह से ये बन जाता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। अब दोस्तों आप देखते हैं इसका यूज़ कहाँ करते हैं। तो पहला यूज़ होता है अपोस्ट्रोफी ऑलवेज कम्स एट द एंड ऑफ द वर्ड्स। पहला इसका वर्ड्स के एंड में, जैसे मान लीजिए कंपाउंड वर्ड है। कंपाउंड वर्ड मतलब जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है, उसे हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड। जैसे यहाँ पर एक शब्द है ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉ का अब कहाँ पे लगाऊं, ब्रदर में लगाऊं अपोस्ट्रोफी एस या लॉ में। तो जब कोई कंपाउंड वर्ड होगा तो उसके लास्ट में लगेगा अपोस्ट्रोफी, तो सही बनेगा सेंटेंस ब्रदर इन लॉज हाउस। ऐसा नहीं बनेगा ब्रदर्स इन लॉ हाउस, नहीं, ब्रदर इन लॉज हाउस। अब मुझे टैगोर के बारे में कहना है, टैगोर द पोएट्स हाउस। तो यहाँ पर दो चीज़ें, टैगोर है नाम है और उनका जो टाइटल है वो दिया गया है। तो जो भी चीज़ लास्ट में आएगी उस पर आप अपोस्ट्रोफीज लगाइए। टैगोर द पोएट्स हाउस कहेंगे या फिर द पोएट टैगोर्स हाउस कहेंगे। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। यदि मुझे कहना है बॉयज़ हॉस्टल, तो मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा बॉयज़ हॉस्टल। नहीं, मैं ऐसा नहीं लिखूंगा। क्यों, क्योंकि ऐसा लिखने में क्या होगा, मुझे बॉयज़ हॉस्टल का मतलब ये हो जाएगा सिर्फ एक लड़के का हॉस्टल। क्या हॉस्टल एक लड़के का होता है, नहीं होता है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे तो ऐसा लिखना पड़ेगा बॉयज़ हॉस्टल। तो बॉयज़ हॉस्टल में मुझे पढ़ने में प्रॉब्लम। तो जब क्या होता है कि ऐसे शब्द में अपॉस्ट्रोफी एस लगाना हो जिसके लास्ट में एस आता है, तो पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो उससे हम क्या कर देते हैं, एस को ड्रॉप कर देते हैं, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल। ठीक है, लेकिन यदि जैसे प्लूरल शब्द है, अब यहाँ पे देखिए चिल्ड्रन और बुक, ये प्लूरल था, यहाँ एस लगाने में प्रॉब्लम हो रही थी पढ़ने में, इसलिए मैंने एस को ड्रॉप कर दिया। लेकिन ये भी तो प्लूरल है, तो यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ क्योंकि यहाँ मुझे पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं हो रही। चिल्ड्रंस बुक ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्यों ड्रॉप कर दिया था मैंने, क्योंकि डबल एस आने के कारण प्रॉब्लम हो रही थी। जहाँ पे डबल एस आ रहे हैं वहाँ पे सिर्फ अपॉस्ट्रोफी भर लगा सकते हैं, एस को अपन ड्रॉप कर सकते हैं। ये थे इसके रूल्स, जो हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसका जो नेक्स्ट है वो हम इसका आगे पढ़ते हैं दोस्तों। तो देखते हैं कि इसका अपॉस्ट्रोफी इसका नेक्स्ट यूज़ कैसे करते हैं। नेक्स्ट इसका यूज़ करते हैं विद अ सिंगुलर नाउन डिनोटिंग टाइम। यदि कोई नाउन सिंगुलर टाइम बता रहा है, सिंगुलर टाइम के बारे में ये यूज़ कर बता रहा है कोई यदि एक्सप्रेशन, तो आप उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा अपॉस्ट्रोफी एस। जैसे अ वीक्स जर्नी, एक वीक की छुट्टी को हम अ वीक जर्नी नहीं कहेंगे। यदि टाइम बता रहा है कोई एक्सप्रेशन और टाइम कैसा बता रहा है, सिंगुलर, यहाँ वीक कैसा है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर आपको अपॉस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे, अ वीक्स जर्नी। सेकंड क्या हो सकता है, एक दिन की छुट्टी, वन डे लीव नहीं होगा, वन डेज लीव, क्योंकि यहाँ आप टाइम बता रहे हो, टाइम कैसा सिंगुलर है, तो आपको अपॉस्ट्रोफी एस लगाना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। नेक्स्ट यूज करते हैं इडियमेटिक एक्सप्रेशन। इडियमेटिक मतलब होता है इडियम्स में। इडियम मतलब जैसा ये दिए गए हैं वैसा ही आपको यूज़ करना है, उसमें कोई भी लॉजिक नहीं लगाना है जो दिया है, क्योंकि ये पुराने ज़माने से वैसे ही यूज़ होते आ रहे हैं, तो ये रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे हैं वैसे ही आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मनी इज़ वर्थ मतलब पैसा वसूल, दिस बुक इज़ मनी इज़ वर्थ मतलब ये जो बुक है पैसा वसूल वाली बुक है, दिस मूवी इज़ मनी इज़ वर्थ। नेक्स्ट है एट वंस विट्स एंड। एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है कि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। आई एम एट माई विट्स एंड, आज मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा, आई एम एट माई विट्स एंड। नेक्स्ट होता है एट ए स्टोन से थ्रो मतलब वेयर इज पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप कहाँ है, तो आप बोल सकते हैं पेट्रोल पंप इज एट ए स्टोन से थ्रो मतलब इतना पास है कि पत्थर से स्टोन भी फेंकोगे तो पहुंच जाएगा। तो जब आपको कहना कोई चीज़ एकदम पास में है तो क्या बोलेंगे, एट ए स्टोन से थ्रो। इसके बाद एट आर्म्स लेंथ मतलब होता है थोड़ी दूरी पर, हाथ भर की दूरी। यू शुड कीप योर सेल्फ एट आर्म्स लेंथ फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो टीचर को स्टूडेंट से थोड़ी सी दूरी बनाए के रखना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, फिर स्टूडेंट इज्जत करना ही मना बंद कर देगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका फॉर गॉड्स सेक मतलब भगवान की खातिर, भगवान की खातिर, तो क्या बोलेंगे, फॉर गॉड्स सेक सब्सक्राइब माई चैनल, भगवान की खातिर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का सेंटेंस बना सकते हैं आप। ठीक है, ये हो गए।
अब नेक्स्ट यूज़ है दोस्तों, ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट देख लेते हैं क्या है। विथ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट। पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट मतलब होता है जब आप इनएनिमेट थिंग्स को एनिमेट जैसा ट्रीट करते हैं, मतलब नॉन लिविंग चीज़ों को जब आप जिंदा मानते हैं। जैसे देश होता है तो हम कहते हैं जैसे भारत ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया, तो हम भारत को क्या मानते हैं, एक इंसान के जैसा ही मानते हैं। तो हम कहेंगे इंडियाज़, जैसे इंडिया की प्रोग्रेस कहना होता है, इंडियाज़ प्रोग्रेस कहूँगा मैं। क्यों? क्योंकि मैं इंडिया को जो है एक देश जैसा, वो एक इंसान जैसा ट्रीट करता हूँ। ठीक है। इसी तरह क्या होता है, अपन बोलते हैं कि मौत के पास कैलेंडर नहीं होता, डेथ हैज़ नो कैलेंडर। तो यहाँ डेथ को क्या मान रहे हैं अपन, एक इंसान के जैसे मान रहे हैं। सो डेथ्स हैंड्स आर आइसी, मौत के हाथ ठंडे होते हैं। तो मौत के हाथ ठंडे होते हैं कहने का मतलब आप डेथ को भी एक पर्सन के जैसे ट्रीट कर रहे हैं। एशिया का डेवलपमेंट, एशियाज़ डेवलपमेंट, एशियाज़ डेवलप, तो एशिया को भी आप क्या मान रहे हैं, इंसान मान रहे हैं। नेचर्स लॉज मतलब प्रकृति के रूल, तो नेचर को भी आप एक इंसान के साथ ट्रीट कर रहे हैं। सो वेन एवर यू ट्रीट इनएनिमेट थिंग्स एज एनिमेट, जब आप निर्जीव चीज़ों को जिंदा जैसा ट्रीट करते हैं तब आप क्या यूज़ कर सकते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ ये सेशन आपका कंप्लीट होता है। गुड डे, गुड लक। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप यू कैन राइट डाउन ईमेल, और हमें आप हमारे नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं यदि आपकी कोई डाउट हो, क्वेरी हो। ओके फ्रेंड्स, गुड डे, गुड लक एंड टेक बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ।